हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को क्लास 12th की न्यू वीडियो है 2025-26 सेशन की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। आप सभी ने मुझसे क्लास 11th में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और आज मैं आपको आपकी क्लास 12th का जो आपका पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, ठीक है, ये मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं और बिल्कुल इजी समरी आपको करवा दूंगा। जितनी भी स्टोरी है सारी आपको याद हो जाएगी और आपको सबसे मेन बात है फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आपको मैंने बताया नहीं था, आप मेरे से क्लास 11th में पढ़ते थे, वहां पढ़ने का तरीका काफी अलग था। 12th के बारे में अगर मैं बात करूं तो व्हेन आई वाज इन क्लास 12th आई स्कोर्ड 96% इन माय सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स एंड मेरे जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहे पॉलिटिकल साइंस 94, हिस्ट्री जो है 100 आउट ऑफ 100 और जियोग्राफी 98। तो इसमें इन तीन मेन सब्जेक्ट्स में मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे ये याद रखना, क्लास 12th में आपको सीरियस होकर नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे आपका वो जुगाड़ नहीं चलेगा कि आपने छोटी सी समरी देख ली, कोई एनिमेशन वीडियो देख ली और बस आपने कर लिया। नहीं, अगर आपका एम 100 आउट ऑफ 100 का है तो एनिमेशन वीडियोस और वो सब जो कार्टून वार्टून वो टाइम पास, उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे पूरे साल, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, तभी काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि 11th में अलग मेथड होता है पढ़ने का, वहां बच्चा पास होने के लिए पढ़ता है और वो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के भी पास हो जाता है। बट अगर आपका जो एम है वो बड़ा है कि सीबीएसई बोर्ड में आपको टॉप करना है, अगर मैं किसी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 ला रहा हूं, 98 ला रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो चीज मैंने अचीव करी है, तभी मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं किसी की कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा कि वो ऐसे करता था वो वैसे करता था, मैं आपको अपनी बताऊंगा जो मैंने खुद अचीव किया, ठीक है। इसके अलावा आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम हिंदू कॉलेज, जो आपको पता होगा इस टाइम पे डीयू का रैंक 1 कॉलेज है। तो अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहते हो, मैं आपको बताऊं बिना पैसे के 1 रुपया आपसे नहीं लूंगा, आपको पूरी सीयूटी की भी गाइडेंस दे दूंगा। जब आपको कोई क्वेश्चन होगा आप इंस्टा पे आके पूछ लेना, ये मेरा यूजर नेम है। अगर कॉलेज रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी होगी, मैं आपका एक मेंटोर एज अ बड़ा भाई हमेशा आपके साथ रहूंगा। और अपनी मास्टर्स मैंने करी है हिस्ट्री से और मैंने बीएड भी कर रखी है। तो ये मेरी बेसिक सी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था, ताकि आपका एक ट्रस्ट बने मुझ पे और आप मुझसे कनेक्टेड रहो। जैसे जैसा मैं आपको बताता चलूंगा बस आपको वो फॉलो करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी फ्री पीडीएफ नोट्स होंगे वो मैं आपको देने वाला हूं टेलीग्राम पे। तो @class 12th ESP न्यू ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी पीडीएफ चैप्टर पढ़ाते ही आपको इस ग्रुप पे अपलोड मिलेंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको आज के चैप्टर की तरफ लेके चलता हूं। 11th की पॉलिटिकल साइंस बहुत अलग थी। 12th में जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पहला चैप्टर है, उसका नाम है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बायोपोलैरिटी होती क्या है पहले तो वो आपको समझना पड़ेगा। ये आपके सामने पूरा वर्ल्ड का मैप है, लेकिन आपको इसमें दो चीजें नजर आ रही होंगी। एक तो रेड कलर बहुत जगह दिख रहा होगा और उसी का रिलेटेड शेड, और एक ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा। बेसिकली ये क्या है कि 1945 के बाद का टाइम था, ठीक है, जब आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था। तो उस टाइम पे अपनी पूरी के पूरे वर्ल्ड में अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 ही कंट्रीज बची थी, और उसमें जो, तो भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 2 ही कंट्री बची थी। एक थी अमेरिका और दूसरी कंट्री जो है वो एक कंट्री तो नहीं है, उन्होंने क्या करा था अपना ग्रुप बना रखा था 15 कंट्रीज ने मिलकर, जिसको हम कहते थे यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। अगर आपने कभी 9th क्लास वगैरह में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो आपने यूएसएसआर के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो शॉर्ट में रशिया याद कर लो। ये जो रेड कलर में आपको बड़ी सी कंट्री नजर आ रही है, दिस इज रशिया। और 15 कंट्रीज ने मिलकर अपना एक ग्रुप क्रिएट किया था जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। अब यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों आपस में लड़ते थे। लड़ते कैसे थे? कोल्ड वॉर में लड़ते थे। कोल्ड वॉर क्या होता है? देखो, कोल्ड का मतलब होता है कोई चीज जो ठंडी होती है, और वॉर का मतलब होता है लड़ाई होना। तो इन दोनों के बीच लड़ाई तो होती थी, बट वो कभी ऐसा फेस ऑफ नहीं हुआ कि दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रही है। उनकी आइडियोलॉजिकल वॉर थी, उनकी वेपन्स को लेके वॉर थी कि कौन ज्यादा वेपन्स बनाएगा, कौन ज्यादा किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी है। अब आइडियोलॉजी क्या होता है? आप अपने मन में सोचो कि जो भी आप किस चीज को किस तरीके से देखते हो वो आपकी आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो अमेरिका कहता है कि मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, और रशिया कहता था, यूएसएसआर कहता था मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है। तो आखिर में किसकी आइडियोलॉजी अच्छी थी, यही हमें ये पूरा चैप्टर बताएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये है आपका रशिया। रशिया के साथ साथ आपको और भी कुछ कंट्रीज नजर आएंगी, जैसे कि एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और रशिया। ये 15 कंट्रीज ने मिलकर अपना जो ग्रुप फॉर्म किया था उसी को हम कहते हैं यूएसएसआर।
ओके, ये मैप से आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसएसआर एग्जैक्टली है क्या, 15 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच की राइवलरी। कैसी राइवलरी थी, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली राइवलरी थी। ठीक है, अमेरिका बताता है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, और यूएसएसआर को, जिसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, वो ये कहता था कि मैं सबसे बेस्ट हूं। तो अब हम समझते हैं कि कौन ज्यादा बेस्ट था। लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले एंड ऑफ बायोपोलैरिटी से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बायोपोलैरिटी हम कहते किसको हैं। व्हाट इज बायोपोलैरिटी? सो इमेजिन द वर्ल्ड एज अ ह्यूज प्लेग्राउंड where there are only two big gangs competing for power and influence। मान लो कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जहां पे सिर्फ दो टीमें हैं, सिर्फ दो टीमें, और वो बहुत खतरनाक दो टीमें हैं, और वो एक दूसरे से compete करती हैं कि कौन ज्यादा बढ़िया होगा उस चीज के लिए। ठीक है, फिर है कि वन गैंग या फिर वन टीम इज लेड बाय यूएसए, ठीक है, और दूसरी टीम है टीम यूएसएसआर। तो ये दो टीमें हैं। अब यूएसए जो है, इसकी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म। आपने 11th में कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे दूंगा, एनसीईआरटी से हटके बता रहा हूं, क्योंकि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। अगर नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। तो यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो है कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो है कम्युनिज्म या सोशलिज्म। तो ये दोनों के बीच की लड़ाई है। ठीक है, बेसिकली आइडियोलॉजिकल वॉर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता क्या है? कैपिटलिज्म फोकस ऑन इंडिविजुअल सक्सेस, यानी कि इसमें जो बंदा जितना आगे बढ़ना चाहे, जितना पैसा कमाना चाहे वो कमा सकता है। गवर्नमेंट का कोई भी इसमें ऐसा इंटरफेयर नहीं होगा। तो डेफिनेशन है इसकी, इन कैपिटलिज्म इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल एफर्ट, कंपटीशन एंड प्रॉफिट। यानी कि आप अमेरिका का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अमीर अमीर लोग। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसके अपोजिट में जो सोशलिज्म होता है, उसमें क्या होता है, सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो कैपिटलिज्म बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं कर रही है ज्यादा, प्राइवेट ओनर होगा हर बंदा। ठीक है, माई लाइफ माई चॉइस माई हार्ड वर्क, मैं जितना चाहूं उतनी इंडस्ट्रीज खड़ी करूं, मैं जितना चाहूं उतना बड़ा घर बनाऊं, गवर्नमेंट मेरे को नहीं रोकेगी, मैं चाहे जो करूं। ठीक है, तो इसमें सारा स्टफ कौन ओन करता है? ओनर कौन होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं। कैपिटल यानी कि पैसा, तो यह सारा का सारा खेल पैसे का है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, अमेजोन कंपनी है, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं जो ह्यूज प्रॉफिट कमाती हैं, बड़ा बड़ा पैसा छापती हैं, और गवर्नमेंट को इनसे कोई लेना देना ऐसा नहीं है। ये जो अपना पैसा ही अपने पास रखते हैं, ये जनता में नहीं बांटते जाके लोगों की भलाई के लिए। लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी थ्राइव, यानी कि अगर कैपिटलिज्म होता है जिस कंट्री में, तो इतना तो पक्का है कि वो कंट्री बहुत आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो, जो चीज सरकारी होती है ना, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, लेकिन जो चीज प्राइवेट होती है वो बहुत अच्छी होती है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो। तो आप ये चीज से देख सकते हो कि यू कैन बिकम वेरी रिच अगर आप कैपिटलिस्ट कंट्री में रहते हो। तो गवर्नमेंट का कोई इंटरवेन नहीं, वो अगर वो करती है तो आप बहुत अमीर बन सकते हो, जस्ट लाइक इलॉन मस्क। ठीक है, वो कितना भी कमाता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लॉट्स ऑफ चॉइसेस, यानी कि अगर जहां पे कैपिटलिज्म होगा वहां पे अलग अलग जो है आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियां होंगी। ठीक है, सोचो कि एक मोबाइल की कंपनी है ओप्पो, एक है वीवो, एक तरफ है एमआई, एक तरफ है मोटो। ये क्या है, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। सोचो अगर ऐसा होता, हमारी गवर्नमेंट कहती जी नहीं, हम एक ही कंपनी बनाएंगे, वही चलेगी बस। ठीक है, तो क्या है, कंपटीशन होता ही नहीं, ऑप्शंस नहीं मिलते, क्वालिटी बेकार हो जाती। तो ये तो इसके फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। कैसे? जो अमीर लोग हैं वो तो रिच होते जाते हैं, लेकिन जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो जाता है। यानी कि इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, कैपिटलिज्म में। और बेसिक नीड्स लाइक हेल्थ केयर वगैरह के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपको हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही। अब मैं आपको सोशलिज्म के बारे में कुछ बताता हूँ। सोशलिज्म द शेयरिंग सिस्टम, यानी कि इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है सोसाइटी, जहां पे आप सोसाइटी के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हो। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो जितनी भी कंपनियां हैं, सब गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। तो सोशलिज्म इज अबाउट इक्वालिटी एंड पब्लिक ओनरशिप, यानी कि जो उसमें पिछले वाले में प्राइवेट ओनरशिप थी, इसमें पब्लिक ओनरशिप है। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट की ओनरशिप है, चाहे जितना भी कुछ एरिया होगा, लैंड होगा, जितना रेवेन्यू होगा, सब गवर्नमेंट का होगा। तो इसका आइडिया ये कहता है कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, एवरीवन शुड गेट देयर शेयर, यानी कि हम सब साथ मिलकर चलेंगे, सबको सबका हिस्सा मिलेगा। तो ऐसा है सोशलिज्म का मानना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जितना भी स्टफ होता है, जितना भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, वो कौन ओन करता है। तो गवर्नमेंट और कम्युनिटी
ओन्स एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ज़्यादातर चीज़ें वही कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पे सोशलिज्म होगा वहाँ पे आपको फ्री हेल्थ केयर मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, और आपको सारी की सारी आपको फ्री सर्विसेज मिलेंगी जो गवर्नमेंट खुद देगी, ठीक है, ये हो गया। तो इसका फायदा क्या है कि अगर सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सबकी गारंटी मिल जाएगी, एक तो आपका फायदा हो जाएगा। एंड वेल्थ का जो गैप है, जो रिच एंड पुअर का, वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये लोगों में क्या है, सब इक्वल होते हैं, कोई प्राइवेट ओनरशिप रख ही नहीं सकता। अब अगर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, रिच एंड पुअर का गैप रहेगा ही नहीं। तो ये है आपका सोशलिज्म। पर इसके कुछ कॉन्स भी हैं कि जहां पे अगर मान लो सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी, मान लो एक क्लास में बच्चा है और वो पढ़ता नहीं है, लेकिन एक क्लास में बच्चा है जो बहुत अच्छे से पढ़ता है, मैं दोनों को 100 आउट ऑफ 100 दे दूं, तो ये तो क्या है, गलत हो जाएगा, इनजस्टिस है। तो सोशलिज्म में कभी कभी मोटिवेशन नहीं मिल पाता, आप कितनी भी मेहनत करो, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है, और आपको कोई ऐसा इनोवेशन, कोई आप इतनी ग्रोथ वगैरह नहीं कर पाते सोशलिस्ट कंट्रीज में, जहां एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट कंट्रीज बहुत आगे बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ये डिफरेंस था। अब जो अमेरिका है उसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की है, जो सोशलिज्म है वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी आपको पूरे यूट्यूब पे ये इंट्रोडक्शन नहीं देगा, हर कोई आएगा आपको सीधा एनसीईआरटी रटवाना शुरू कर देगा। मेरा पर्पस है आपको एटलीस्ट एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आप कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, अमेरिका, यूएसएसआर, आखिर इनकी आइडियोलॉजीज थी क्या, जिसके लिए हम यहाँ पे पढ़ने आए। अब आप मेरे बैकग्राउंड में एक चीज देख पा रहे होंगे, ये है वॉल ऑफ बर्लिन। अब बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में, ठीक है। तो ये जो जर्मनी है, इसकी जो ये वॉल है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। कैसे, आइए मैं आपको आगे बताता हूं। तो आपको मैं एक मैप दिखाता हूं, ठीक है, ज्यादा तो इसमें डीप नहीं घुसना, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं एक सीधी लाइन खींच देता हूं यहां सेंटर से, ठीक है, सोचो यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे बर्लिन होगा, तो इसके वॉल के लेफ्ट साइड वाले जितनी कंट्रीज हैं वो मोस्टली कैपिटलिस्ट कंट्रीज को सपोर्ट करती थी, और इसके राइट साइड वाली जितनी कंट्रीज हैं मोस्टली वो सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी। यानी कि ये दो ब्लॉक्स में जो है पूरी दुनिया अपनी डिवाइडेड थी, ठीक है। एक ब्लॉक था यूएसए का और दूसरा ब्लॉक है आपका यूएसएसआर का। तो बर्लिन की वॉल काइंड ऑफ एक सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, ये जो दोनों का पार्टीशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से इस वॉल को बनाया गया था। तो इसका इतना ही रेलेवेंस है, इसके अलावा कोई इसका रेलेवेंस नहीं है। और अगर मैं आपको आगे लेके चलूं कि अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है व्हाट इज सोवियत सिस्टम, यानी कि जो यूएसएसआर है, जिसको आप यूएसएसआर को सोवियत यूनियन भी कहते हो, ठीक है, सोवियत यूनियन। सोवियत यानी कि कहीं ना कहीं रिलेटेड टू सोशलिज्म कोई वर्ड है ये, यूनियन यानी कि ग्रुप। तो 15 कंट्रीज का ये जो ग्रुप है, आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे चलता था, ये सोवियत यूनियन आया कहां से, ये यूएसएसआर नाम से ग्रुप बना कब, ये आपको पढ़ना है। सो हमारा टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सो आपको ये सोचना है सोवियत सिस्टम एक बहुत बड़ी टीम, जिसका मेन आप ये समझ लो, जो जिसका नाम है, टाइटल है यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि एक ऐसी यूनियन, एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो 15 कंट्रीज हैं वो सारी सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, सारी की सारी सोशलिज्म में मानती हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट करती हैं। सो ये बना था, इट वाज फॉर्म्ड इन 1917 आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। आपने बचपन में कभी क्लास 9-10 में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जब भी पढ़ा होगा, तो उसी के टाइम पर ये बना था। और लोगों ने डिमांड करी, उनको इक्वालिटी चाहिए थी, वहां के लोग कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। तो ये जो आपका सोवियत यूनियन बना, जो यूएसएसआर बना, ये कहता है कि कैपिटलिज्म एक बहुत ही बुरी आइडियोलॉजी है, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव जो है आपकी आइडियोलॉजी है, जो लोगों को तंग करती है और कुछ भी नहीं करती। तो ये जो सोवियत यूनियन जब बना, तो इसमें रशियन रेवोल्यूशन में जो मेन लीडर थे, आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे, व्लादिमीर लेनिन साहब, इन्होंने ही इसको लीड करा था। और इन्होंने जितने भी लेबर जो क्लास लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उन सभी को एक साथ रखा और ये यूनियन बनाई। हाउ द सोवियत सिस्टम वर्कड, आखिर सोवियत सिस्टम कैसे काम करता है। सो इसमें सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया सोशलिज्म को ये लोग फॉलो करते हैं। इट मींस गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो। बेसिकली आप ये समझ लो पूरी की पूरी कंट्री जो है वो गवर्नमेंट ही संभाल रही है, कोई प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को गवर्नमेंट ने ऑन कर रखा है। ओनली वन पार्टी अलाउड। अब ये देखो भाई, एक और ड्रामा, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में क्या होता है,
आप देखोगे ना, अलग अलग पार्टी होती है, बीजेपी होती है, ठीक है, आम आदमी पार्टी होती है, आपकी कांग्रेस पार्टी होती है, लेकिन जो यूएसएसआर था वहां पर कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, बस एक ही पार्टी होती थी, और वो था यूएसएसआर का जो मेन जो दल है, वहां का मेन पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो नो अदर पार्टीज वर परमिटेड, सो इट्स लाइक अ स्कूल विद जस्ट वन स्टूडेंट काउंसिल, नो इलेक्शंस, नो कंपटीशन। मान लो एक ऐसा स्कूल है या ऐसा कॉलेज है जहां बस एक ही स्टूडेंट का जो है काउंसिल बनेगी, बाकी सब देखते रहो, यानी कि कोई और पार्टी को चांस ही नहीं है कुछ करने का, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी, अब देखो, अब इनकी एक बात बहुत अच्छी थी यूएसएसआर वालों की, इनकी जो इकोनॉमी थी, इनको ये लोग बहुत प्लान तरीके से आगे लेके चलते थे। लाइक द गवर्नमेंट डिसाइडेड एवरीथिंग इन एडवांस, हु वुड प्रोड्यूस व्हाट एंड हु वुड गेट व्हाट, यानी कि कौन कितना प्रोडक्शन करेगा, किस चीज के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक प्लान बनाया है कि हमें एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है, तो हम नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, और इसके अलावा कुछ भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। So imagine, आप सोचो, योर मॉम प्लानिंग द होल वीक्स मेन्यू इन एडवांस एंड नो चेंज इज अलाउड, यानी कि सोचो आपकी मम्मी ने आपके पूरे हफ्ते का एक मेन्यू बना दिया कि ये होगा वैसे होगा, इसको भी तो एक प्लानिंग ही कहेंगे ना भाई। तो ये क्या है कि देयर वाज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक बार जो फिक्स हो गया, जो प्लान बन गया वो बन गया, किसको कितना मिलना है, कैसे मिलना है, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता था। स्ट्रिक्ट कंट्रोल, आप अगर देखो सारी की सारी चीजें जो है मीडिया से लेके एजुकेशन तक सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ही कंट्रोल करती थी, और कुछ भी यहाँ पे किसी और के कंट्रोल में नहीं था। सो इफ एनीवन थॉट डिफरेंटली और स्पोक अगेंस्ट द सिस्टम, दे कुड गेट इन ट्रबल। अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोला तो आप दिक्कत में आ सकते हो, तो आपको अपना मुंह बंद रखना है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो यूएसएसआर है, इसने अपना एक्सपेंशन कैसे किया। आखिर एक ही इसके अंदर सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया, तो ये बाकी के 15 कंट्रीज कैसे जुड़े वो हमें समझना है। सो यूएसएसआर एक्सपेंशन, सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोपियन कुछ कंट्रीज की मदद करी, ताकि उनके ऊपर वो फासिस्ट रूल ना आए, जो कुछ डिक्टेटर्स थे उनको उनसे जो है बचाया, ठीक है, यूएसएसआर ने कुछ कंट्रीज को। और जब उनको बचाया तो अब यूएसएसआर ने खुद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि नाउ यू हैव टू फॉलो आवर सिस्टम, कि हमने तुमको बचाया है, हमने तुम्हारी हेल्प करी है, अब हमारे सिस्टम को तुम लोग फॉलो करो। तो दीज कंट्रीज बिकेम पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक, और ये जो हमारा ये साइड वाला ब्लॉक था सोशलिज्म वाला, उसी के ब्लॉक के अंदर ये कंट्रीज ऐड होती गई, और धीरे 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 ये नंबर बढ़ते बढ़ते 15 तक पहुंच गया। और इसी तरीके से यूएसएसआर ने अपना एक्सपेंशन किया, कीपिंग देम टुगेदर। तो अब क्या था, यूएसएसआर को इन सभी 15 कंट्रीज को साथ में रखना था, टुगेदर रखना था, कि ये कभी अलग ना हो। तो यूएसएसआर ने इनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, और उस एग्रीमेंट को कहा जाता है वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। ये वॉर्सो पैक्ट का मतलब क्या था कि सोशलिज्म को फॉलो करने वाले इन 15 कंट्रीज को अपने साथ जोड़ के रखना है, तो एक एग्रीमेंट करवा लो, एक साइन करवा लो, उसी को कहा गया वॉर्सो पैक्ट। सो इट वाज लाइक अ सुपर स्ट्रिक्ट ग्रुप वेयर एवरीवन हैड टू फॉलो द सेम रूल्स, यानी कि यूएसएसआर एक इतना स्ट्रिक्ट ग्रुप बन गया जहां 15 के 15 कंट्रीज को अब वो सभी रूल्स मानने थे जो वो कहेगा। सो नो फ्रीडम टू चूज डिफरेंट पाथ, आपको ये फ्रीडम है ही नहीं कि आप कोई दूसरा रास्ता अपना लो, आपको एक बारी जो बोल दिया आपको वो चीज माननी ही माननी है, उसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। यूएसएसआर अ पावरफुल कंट्री, अब मैं आपको यूएसएसआर एज अ पावरफुल कंट्री कुछ इसके फीचर्स बताऊंगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड द यूएसएसआर बिकेम द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री। पहली कंट्री कौन सी थी, यूएसए, और दूसरी सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी बनी, यूएसएसआर। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलने वाला था। मैसिव रिसोर्सेज, हम क्यों यूएसएसआर को पावरफुल कहते हैं, क्योंकि यूएसएसआर के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, जैसे ऑयल एंड स्टील। यूएसएसआर हैड सो मच ऑफ दिस दैट दे कुड रन द होल कंट्री विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स, किसी और पे रिलाई ये लोग नहीं करते थे, इतना ऑयल और इतना स्टील था इनके पास, ये बेच बेच के आराम से खा सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो सारी की सारी चीजें, छोटी सी एक पिन होती है, पिन से लेकर एक कार, सारी की सारी चीजें वो अपनी एवरीडे आइटम्स बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं मंगवाते थे, वो खुद प्रोड्यूस कर लिया करते थे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरी कंट्री में अच्छी कनेक्टिविटी थी, ट्रेन्स की, बसेस की, रोड्स की, और जो बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड क्या, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी की सारी चीजें फ्री में दी जाती थी अपने सिटीजन्स को।
सभी को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर मिलता था, सब कुछ सरकारी था। पीपल डिडंट हैव टू पे फॉर दीज सर्विसेज, ठीक है, लोगों को कोई पैसा नहीं देना होता था इसके लिए, तो ये आप मान के चलो। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी का इशू देखो, अब एक चीज है कि जहां पे सारी चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है तो क्वालिटी थोड़ी खराब होती है। ये चीज आप नोटिस करो, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उन दोनों में क्या क्वालिटी का डिफरेंस तो होता है ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देख लो, सर्विसेज देख लो, या टीचिंग क्वालिटी देख लो, बच्चों की क्वालिटी देख लो, बहुत क्वालिटी का इशू आता ही आता है। तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी इनकी, जो भी सामान यहाँ पे, जो भी सर्विसेज वगैरह मिलती थी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी थी जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सोवियत यूनियन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। टू मैनी रूल्स, एक तो द एंटायर सिस्टम वॉज वेरी गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि रूल्स इतने ज़्यादा थे, हर चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, और एवरीथिंग टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, तो ऐसे ही उनके वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट होते थे, वो बहुत पैसा लेते थे फिर कोई काम करते थे। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीपल वर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यानी कि लोगों को इस चीज़ की परमिशन नहीं थी कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। दोज हु स्पोक आउट फेस ट्रबल, अगर कोई कोशिश भी करता था कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अगर आपको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने ही हैं तो आप जोक्स लिख सकते हो या फिर आप कार्टून बना सकते हो, पर आप ऐसा डायरेक्टली जाके किसी के बारे में उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा वन पार्टी रूल बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ की, क्योंकि ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज अलाउड, नो अपोजिशन पार्टीज। यानी कि सोचो एक ऐसी कंट्री जहां पर 70 ईयर्स से लेकर बस एक ही पार्टी है, बाकी किसी को चांस ही नहीं मिल रहा, तो यार एक टाइम बाद तो लोग भी बोर हो ही जाएंगे, इतना तो आप समझते हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। फिर है कल्चरल इश्यूज। अब ये जो 15 कंट्रीज थी इन सभी को इग्नोर किया जाता था, और जो रशिया है बस उसी का कल्चर सभी कंट्रीज को फॉलो करवाया जाता था, तो रशिया का कंट्रोल ज्यादा था, ठीक है, इन 15 कंट्रीज पर। सो दिस कॉज टेंशन एंड डिफरेंट कल्चर्स वांटेड मोर इंडिपेंडेंस। तो अब ये जो 15 कंट्रीज हैं ये भी तो चाहती थी ना कि इनका कल्चर भी वो रिकॉग्नाइज हो, इनको भी वो रिस्पेक्ट मिले, लेकिन नहीं, ऐसा तो था ही नहीं, सारा का सारा कंट्रोल तो रशिया के पास था। द अदर रिपब्लिक विद इन द यूएसएसआर wanted to manage their own cultural and local issues। अब बाकी के जो 15 कंट्रीज हैं वो चाहते थे कि देखो भाई हम आपके साथ तो हैं, पर हमारा जो अगर कोई कल्चरल इशू है या हमारा कोई पर्सनल इशू है वो हम खुद देखेंगे ना, आप क्यों उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। लेकिन नहीं, रशिया टुक कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन, सारे डिसीजन रशिया लेता था, ठीक है, दूसरे रिपब्लिक्स के भी। इट वाज लाइक रशिया सेइंग वी विल हैंडल एवरीथिंग, ठीक है, मैं ही सब कुछ हैंडल करूंगा, आपको कुछ हैंडल नहीं करना। सो द अदर रिपब्लिक्स फेल्ट लाइक देयर ओपिनियन डिडंट मैटर, यानी कि अब बाकियों को तो यही लगेगा ना भाई कि हमारा ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करता, सारा कुछ तो रशिया खुद ही कर रहा है, वही अपने कंट्रोल में लेके बैठा है। अब यहां पे आता है आर्म्स रेस एंड सोवियत स्ट्रगल। अब ये यूएसएसआर है ये बहुत ज्यादा पागल हो चुका था यूएसए को पीछे करने के लिए, आर्म्स के मामले में, वेपन्स के मामले में, न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, रॉकेट्स के मामले में। सो आर्म्स रेस क्या होती है, बोथ कंट्रीज केप्ट सेइंग आई हैव मोर वेपन्स देन यू, दोनों कंट्रीज में एक यही कंपटीशन चलता था, मेरे पास ज्यादा वेपन्स हैं। सो इट वाज अ कांस्टेंट कंपटीशन, दोनों के बीच में एक ये कॉन्स्टेंटली एक ये कंपटीशन चलता ही रहता था कि कौन ज्यादा वेपन्स बनाता है, ठीक है, कौन ज्यादा पावरफुल बनता है। सो समझ रहे हो आप अभी तक की क्या स्टोरी चल रही है कि वेपन्स की वॉर है, आइडियोलॉजिकल वॉर है, इकोनॉमिकली आगे जाने की वॉर है, आर्मी स्ट्रॉन्ग करने की वॉर है, आर्म्स रेस है। तो ये सारी चीजें इसको बनाती हैं कोल्ड वॉर, ठीक है, जो अभी तक आप पढ़ रहे हो। अब और क्या प्रॉब्लम है, द यूएसएसआर ट्राइड टू कीप अप विद द यूएसए इन मेकिंग मोर एंड मोर वेपन्स, ठीक है, वेपन्स को लेके बहुत ज्यादा पागल हो गया ये कि भाई बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। फिर बट इट वाज लाइक स्पेंडिंग ऑल योर मनी ऑन फैंसी गैजेट्स व्हाइल इग्नोरिंग बेसिक नीड्स, लोगों की बेसिक नीड्स को छोड़कर आप सारा पैसा सिर्फ उस पर लगा रहे हो कैसे आपको आर्म्स बनाने हैं। सो ये मैसिव स्पेंडिंग अगर आप कर रहे हो सिर्फ इस पे ही, आर्मी वगैरह पे और वॉर्स वगैरह लड़ने में, तो इससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेन आता है, और इससे क्या है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं मिल पाएंगी, जो सर्विसेज मिल रही थी, जो फ्री सर्विसेज हैं वो सब बंद हो जाएंगी अगर ऐसे ही रहा। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोवियत यूनियन, तो अभी तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया था, अब थोड़ा और अंदर आपको लेके चलता हूं कि इन प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सोवियत यूनियन जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे था एज कंपेयर टू अमेरिका।
एंड दे कुड नॉट कीप अप विद मॉडर्न एंड एडवांस्ड, मतलब वो जो मॉडर्न चीजें हैं वो इनके पास नहीं थी, इनका सब कुछ पुराना ही सिस्टम चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये लोग बहुत पीछे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, जो बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, कंज्यूमर गुड्स, इन सब की शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा पैसा तो उड़ा दिया ना। अब ये पैसा उड़ा चुके हैं, पैसा उड़ा दिया है तो अब क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो पीपल ऑफन स्ट्रगल टू गेट गैजेट्स एंड एवरीडे आइटम्स, लोगों को अपनी डेली की जो यूज की आइटम्स है वो नहीं मिल रही थी। सो द इकोनॉमी वॉज अनेबल टू मीट पीपल्स नीड, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, ये आप समझ के चलो। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर रियल। अफगानिस्तान का इन्वेजन, अफगानिस्तान का नाम आप सभी ने सुना होगा, पाकिस्तान के जस्ट साइड में। तो सोवियत यूनियन ने बेमतलब में अफगानिस्तान के अपना कोई उनका कोई सिविल वॉर वगैरह चल रहा है, वहां जाके सोवियत यूनियन ने उसको इन्वेड कर दिया और खामखा में जाके वो वॉर में शामिल हो गया। अब ऐसे में सामने से यूएसए भी आ गया, तो इन दोनों की वहां पर भी एक वो हो गई टक्कर। सो ऐसे में सक्सेस तो मिली नहीं, लेकिन ये डिजास्टर साबित हुआ। इसकी सारी एनर्जी वहां पे ड्रेन हो गई, सारे रिसोर्सेज चले गए, सारा मैन पावर इन्होंने अफगानिस्तान भेज दिया। तो इस इन्वेजन से क्या होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाती है, और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर आता है स्टेगनेंट इकोनॉमी, यानी कि लेट 1970s आते आते तक इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी थी। सोवियत इकोनॉमी वॉज स्टक, एक जगह इकोनॉमी रुक गई थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। सो द होल सिस्टम वॉज स्टेगनेंट, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अटक गया था यहाँ पर। लाइक कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इकोनॉमी एकदम रुकी हुई है, स्टेगनेंट है। फिर एक यहाँ पे इंसान आता है जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। अब आप सोचोगे मिखाइल गोर्बाचेव कौन है, तो भाई गोर्बाचेव था चेंज मेकर। ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक ऐसा लीडर था जो कम्युनिस्ट पार्टी में और यूएसएसआर में चेंजेस लाना चाहता था। सो इन 1985 मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएसएसआर, एक बहुत ही टॉप रैंक की पोस्ट जहां पे इसने सोवियत यूनियन को आकर संभाला। ये चाहता था कि भाई अब मैं चेंजेस करना चाहता हूं। सो व्हाई डिड गोर्बाचेव वांट रिफॉर्म्स, ये क्यों रिफॉर्म्स चाहता था, ऐसा क्या गलत था। तो गोर्बाचेव ने रियलाइज किया कि यूएसएसआर का सिस्टम है वो आउटडेटेड है। आउटडेटेड का अपोजिट होता है अपडेटेड। तो आउटडेटेड मतलब कोई चीज पुरानी हो चुकी है, तो इसको ये चाहता था मॉडर्नाइज करना। और वो कहता था कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए वगैरह वो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, बट हम अभी भी पीछे हैं। तो उसने सोचा कि वी नीड टू डू समथिंग न्यू, कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट कंट्रोल वाला जो सीन चल रहा है सोशलिज्म का, इससे काम नहीं चलेगा। तो यही है कि ये रिफॉर्म्स के रीजंस मेनली यही थे कि एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा था यहाँ पे यूएसएसआर में, जो मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता दिया। टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज़्यादा था, जो मैंने आपको पीछे बता दिया कि हाँ भाई अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज से ये बहुत पीछे थे। इसके अलावा पीपल वांटिंग चेंज, अब लोग खुद भी तो चेंज चाहते थे ना यार, लोग तंग आ गए थे। पीपल वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड कम्युनिस्ट सिस्टम, ये तो बोरिंग सोशलिज्म वाला सिस्टम था जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ कंट्रोल करती थी। लोग इससे बोर हो चुके थे, लोगों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव फील होता था। लोगों को ये चाहिए था कि हमें कुछ नया करना है, हमें फ्रीडम चाहिए, हम जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे अब सही से नहीं रह पा रहे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर है जो गोर्बाचेव है उसने अपनी 3 पॉलिसीज बनाई। तो ये जो 3 पॉलिसीज हैं ये आपके एग्जाम में आती हैं। सबसे पहली पॉलिसी को कहा जाता है ग्लास्तनोस्त। ग्लास्तनोस्त को हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मीनिंग है ओपननेस। जैसे कि आपको पता है यूएसएसआर में ओपननेस के नाम पे कुछ भी नहीं था। गोर्बाचेव चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले लोगों को, लोग बोल पाए, अपने आइडियाज को रख पाए। बिफोर क्या होता था, पीपल कुड नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लोग नहीं बोल सकते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, ये मैंने आपको बताया था। बट गोर्बाचेव चाहता था कि मीडिया को फ्रीडम मिले, लोग अपनी बातें ओपनली रख पाएं, जो भी प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो लोग उस चीज को कर पाएं। तो गोर्बाचेव ने एक बात बोली थी कि लेट द पीपल स्पीक, लिसन टू देयर वॉइसेस, कि लोगों को बोलने दो और उनकी आवाज को सुनो, तभी कुछ हो पाएगा। दूसरी पॉलिसी का नाम है पेरेस्ट्रोइका, यानी कि पेरेस्ट्रोइका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि इकोनॉमी को फिक्स करो और इकोनॉमी को ओपन करो, फ्लेक्सिबल बनाओ, ट्रेड करो, जो आप नहीं कर रहे हो इतने सालों से, आप खुद ही सब बनाए जा रहे हो, ऐसा मत करो। बिफोर द गवर्नमेंट कंट्रोल एवरीथिंग इन द इकोनॉमी, गोर्बाचेव कहता था सारी चीजें आप कंट्रोल मत करो, कुछ चीजें प्राइवेट कर दो। तो सम प्राइवेट बिजनेसेस वर अलाउड, सो स्मॉल कंपनीज कुड ओपन, छोटी कंपनियां बनेंगी तो इससे इकोनॉमी को बहुत मदद मिलेगी, एक कंपटीशन आएगा, एक इंकरेजमेंट मिलेगा। तो ये चाहता था। तीसरा रिफॉर्म ये करना चाहता था, तीसरी इसकी जो पॉलिसी है वो थी डेमोक्रेटिजत्सिया। ठीक है, डेमोक्रेटिजत्सिया, इसका मतलब है
ब्रिंगिंग अ बिट ऑफ डेमोक्रेसी इनटू पॉलिटिक्स, जो कि डेमोक्रेसी मिसिंग थी यूएसएसआर में। गोरबाचेव चाहते थे कि वो डेमोक्रेसी आए। ओनली जो वन पार्टी का रूल है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसकी ही पावर होती थी। तो ये चाहता था कि लोग इलेक्शंस में वोट करें और पार्टीज बने और ज़्यादा कैंडिडेट्स आए, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके अलावा बाकी पार्टीज को भी कुछ कंट्रोल मिले, ऐसा वो चाहता था। सो व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या? थी तो बहुत चीजें इसके, जितने भी इसने ऑप्शंस बताए बहुत आइडियल थे, बहुत अच्छे अच्छे थे, तो ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि गोरबाचेव थॉट पीपल वुड बी हैप्पी विद द रिफॉर्म्स। गोरबाचेव को लग रहा था मैं ये जो चीजें चाहता हूं करना, लोग बहुत खुश होंगे इन सब चीजों से। बट खुश होने की बजाय, एक बात सुनी आपने कि आप किसी को उंगली पकड़ाओ तो लोग हाथ पकड़ लेते हैं, तो ऐसा ही हुआ। इसने लोगों का भला करना चाहा, पर लोगों ने उल्टा कम्युनिस्ट पार्टी के सिस्टम पे ही और यूएसएसआर के सिस्टम पे ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। बोला कि तुम तो बहुत पागल बना रहे थे हमें। अब आता है ईस्टर्न यूरोप का क्या रिएक्शन था। तो जो कंट्री यूएसएसआर के साथ थी, जो कि ईस्टर्न यूरोप में आती थी, पोलैंड है, हंगरी है, ईस्ट जर्मनी है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था, यूएसएसआर इन प्रोटेस्ट वगैरह को क्रश कर देता था, क्योंकि कोई अलाउड नहीं था वहां पे ऐसा बोलना किसी को भी। लेकिन इसने गोरबाचेव की वजह से इनको भी राइट मिल गया, अब ये कंट्रीज भी बोलने लगी, ठीक है। सो इसी टाइम पर गोरबाचेव ने बोला लेट देम बी एंड डिडंट स्टॉप देम, जो वो चाहते हैं उनको करने दो। गोरबाचेव अभी भी माना नहीं भाई, उसने रोका नहीं उनको। फिर फाइनल रिजल्ट ये आया, वन बाय वन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टार्टेड फॉलिंग। धीरे धीरे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहां जहां पर भी थी वो गिरने लगी और यूएसएसआर का कंट्रोल वीक हो गया और लोगों ने और ज्यादा फ्रीडम की तरफ जाना चाहा कि अब जो डेमोक्रेसी की तरफ जो रास्ता दिखाया था गोरबाचेव ने, लोगों को इतना मजा आ गया इसमें। अब लोग तो भाई बिल्कुल ये समझ लो यूएसएसआर के ऊपर चढ़ के बैठ गए कि अब हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए भाई, अब हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। फिर क्या हुआ, ये क्राइसिस और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। गोरबाचेव ने ये जो 3 रिफॉर्म्स बताए थे, ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका और डेमोक्रेटिजेत्सिया, तो इन तीनों को लेकर वो चाहता था कि मॉडर्न करे सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर को। लेकिन हुआ क्या, ये फेल हो गया बेचारा, ठीक है, ये अपनी चीज को कर नहीं पाया। तो लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, द चेंजेस वर टू फास्ट एंड टू बिग। ये चेंजेस तो अच्छे थे लेकिन बहुत जल्दी हो गए, इतना जल्दी चेंजेस नहीं करने चाहिए। लोग कंफ्यूज हो गए, उनको समझ ही नहीं आया सही से। सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द सिस्टम, भाई वो सिस्टम को फिक्स करने आया था बंदा, उल्टा तबाह करके चला गया, ये समझ लो, फिक्स तो नहीं कर पाया। तो कुछ मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के जो कि ये पुराने वाले सिस्टम को मानते थे, वो कहते हैं कि व्हाट हैज गोरबाचेव डन, ये क्या कर दिया भाई गोरबाचेव तूने, अच्छा खासा यूएसएसआर चल रहा था, ये तूने क्या कर दिया भाई। और ब्रिंग बैक द ओल्ड सिस्टम, वो जो हमारा ओल्ड वाला सिस्टम है उसको वापस लेके आओ, ऐसा वो लोग कहने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1991 में कूप। कूप का मतलब क्या होता है, जब किसी गवर्नमेंट को हटा के कोई दूसरा बंदा आ जाना चाहता है। तो एक कूप का अटेम्प्ट होने वाला था जहां पे लोग गोरबाचेव को हटा के ये पुराने वाले मेंबर्स वापस से कंट्रोल लेना चाहते थे। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्राइज टू रिमूव द गवर्नमेंट बाय फोर्स, इट इज कॉल्ड अ कूप, यानी कि गलत तरीके से किसी का तख्ता पलट करना। तो जो हार्ड लाइनर यानी कि जो ओल्ड सिस्टम को मानने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, वो कहते हैं कि रिमूव गोरबाचेव एंड ब्रिंग बैक द ओल्ड सिस्टम, गोरबाचेव को हटाओ और पुराने सिस्टम को लाओ। अब हुआ क्या, ये कूप का अटेम्प्ट जो है फेल हो गया, बेचारा गोरबाचेव बच गया, क्योंकि एक हीरो की एंट्री होती है यहाँ पे। जितने भी ये कम्युनिस्ट लीडर्स थे ये चाहते थे गोरबाचेव को मतलब हटाना, साइड करना, तो उन्होंने गोरबाचेव को हाउस अरेस्ट कर दिया, उसी के घर के अंदर उसको बंद कर दिया। और उनका प्लान था कि अब वो सारी पावर उससे ले लेंगे और पुराना सिस्टम वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन, और वो हीरो बन के आता है। बोरिस येल्त्सिन ये कूप के अगेंस्ट खड़ा होता है, वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले तुम वापस नहीं आओगे। और वो ओपनली सभी रशियन लोगों का सपोर्ट लेके बोलता है कि वी वांट फ्रीडम नॉट द ओल्ड डिक्टेटरशिप, कि अब हमें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना, हमें फ्रीडम चाहिए। सो उसकी ये बोल्ड स्टैंड जो है उसकी वजह से ये कूप फेल हुआ, क्योंकि वो हीरो बन के आया एकदम, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, येल्त्सिन बहुत ज्यादा सुपर पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में कि भाई वाह यार क्या बंदा है ये तो, मतलब ये तो यूएसएसआर को ही इसने साइड कर दिया और रशिया का बंदा है, तो सारे के सारे रशियन लोग इसके साथ आ गए। सो पीपल सॉ हिम एज अ लीडर ऑफ रियल चेंज, अब लोगों को लगा ये असली बंदा है जो चेंज लेकर आएगा। सो द रशियन रिपब्लिक, जो कि यूएसएसआर का सबसे बड़ा पार्ट कवर करता था, वो कहता है कि वी वांट टू लीव द सेंट्रल कंट्रोल, इट मींस ये यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं। ये रशिया ने स्टेटमेंट दे दी, जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो बस अगर रशिया ही निकल जाएगा तो यूएसएसआर का क्या होगा, यूएसएसआर खत्म हो जाएगा।
तो यही एक सबसे बड़ा ब्लो था कि पहले क्या था, सारी की सारी पावर मॉस्को यानी कि रशिया के पास जो है यूएसएसआर के कंट्रोल में थी। लेकिन अब जितने भी रिपब्लिक्स हैं, छोटे बड़े कंट्रीज हैं, वो अपनी खुद की फ्रीडम चाहते थे, अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे। सो बिग रिपब्लिक्स लाइक रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, याद रखना ये 3 रिपब्लिक ही सबसे बड़े रिपब्लिक थे। इन्होंने बोला कि वी वांट टू मेक आवर ओन डिसीजंस, नो मोर कंट्रोल फ्रॉम मॉस्को, कि ये 15 के 15 कंट्रीज अब अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, अब यूएसएसआर के डिसीजन के ऊपर ये नहीं चलना चाहते। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज थी, यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया। ठीक है, इन तीनों ने जब अनाउंसमेंट किया कि अब हम अलग हो रहे हैं, तो बाकी छोटे मोटे तो खुद ही अलग हो जाएंगे। फिर आता है दिसंबर का टाइम 1991, द एंड ऑफ द यूएसएसआर। तो 3 मेजर रिपब्लिक्स रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर बोला कि द यूएसएसआर इज ओवर, यूएसएसआर खत्म है, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है और अब हमारा फोकस कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा। यानी कि अमेरिका जीत गया भाई वैसे ही, ठीक है, बिना वॉर के। ये अपने आप अंदर ही अंदर लड़ते 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 तबाह हो गए, यूएसएसआर खत्म हो गया। अब क्या होगा आगे, नए प्लान्स बनाएंगे कि भाई जो पूरा यूएसएसआर था वो ऐसे डिवाइडेड था, एक तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी उसमें और एक कुछ ईस्टर्न यूरोपियन जो है कंट्रीज थी। तो ईस्टर्न यूरोपियन जो रिपब्लिक्स थे वो भी आज़ाद होना चाहते थे और वो भी अपनी गवर्नमेंट को खुद चलाना चाहते थे। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि क्या उनको यूएसएसआर स्टाइल यूनिटी बना के रखनी चाहिए या फिर रशिया के साथ जुड़ के रहना चाहिए या अपना इंडिपेंडेंट सब करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे वीक थे, उनको डर था कोई आके कोई इस पर कंट्रोल ना कर ले, है ना। वाई डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स। अब हमारा ये अगला टॉपिक है कि ये इतनी सारी चीजें तो आपने समझ ली, बस इसको अब हम क्विक रिकैप में देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसके कोलैप्स के रीजंस क्या थे, जो कि आपको अपने एग्जाम में भी लिखने को आते हैं, तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले था इकोनॉमिक फेलियर। तो यूएसएसआर इतना पैसा, इतनी मनी लगा रहा था वेपन्स के ऊपर और आर्म्स रेस के ऊपर यूएसए को पीछे करने के लिए कि इकोनॉमिक फेलियर हो गया। बट पीपल्स बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लॉथ एंड डेली आइटम्स, ये इन सब की शॉर्टेज हो गई, इकोनॉमी एकदम स्टॉप हो गई वहीं पे ग्रो करने से, सब कुछ एकदम स्टक हो गया। सो पीपल, जो लोग हैं वो ये सोचने लगे कि दिस सिस्टम ओनली मेक्स टैंक्स एंड न्यूक्स, बट व्हाट अबाउट आवर फूड एंड डेली नीड्स, कि जो यूएसएसआर है बस टैंक बनाता रहता है, बस गोली बारूद बंदूकें बनाता रहता है, हमारे फूड का क्या, हमारी डेली नीड्स का क्या, ये सब तो अब नहीं हो रहा है कुछ भी। फिर रिफॉर्म्स गॉन रॉन्ग, एक तो ये भी एक रीजन था कि गोरबाचेव जो रिफॉर्म करना चाहता था वो डिस्ट्रॉय कर दिया उसने यूएसएसआर को। सडनली ये सारे चेंजेस जो है, लोग एकदम डर गए, लोग कंफ्यूज हो गए, लोग, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। ठीक है, लोगों को लगा कि इतने सब चेंजेस हो जाएंगे तो जो पहले गवर्नमेंट सेफ्टी देती थी, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो सब एकदम से चला जाएगा। तो मॉडर्नाइज तो नहीं हो पाया यूएसएसआर। ये रिफॉर्म्स ने पूरे के पूरे सिस्टम को अनस्टेबल कर दिया एकदम, और सब कुछ कंफ्यूजिंग सा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ फ्रीडम होता क्या है, सोवियत यूनियन के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के पास पावर थी, बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड ही नहीं थी। तो जब गोरबाचेव ने इंट्रोड्यूस की थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी, वो जो डेमोक्रेटजिया जो नाम से जो पॉलिसी आई थी और जो फ्रीडम वो लाना चाहता था, तो लोगों ने बोला कि भाई इफ वी आर गेटिंग सम फ्रीडम वी शुड गेट फुल फ्रीडम, कि वही बात है, उंगली पकड़ाओ तो पूरा का पूरा हाथ पकड़ना है भाई हमें तो। ठीक है, तो ऐसा होने लगा। सो पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मोर डेमोक्रेसी, प्रोटेस्ट एंड रैलीज बिगेन टू ग्रो अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट वगैरह होने लगी और इस तरीके से ये लैक ऑफ फ्रीडम भी एक रीजन रहा। फिर है पावर शिफ्ट, राइज ऑफ येल्त्सिन। आपको पता है कि यूएसएसआर के एंड होने का एक सबसे बड़ा रीजन जो है बोरिस येल्त्सिन भी था, क्योंकि इस बंदे के पास पूरे के पूरे रशिया का सपोर्ट था। ठीक है, तो आफ्टर स्टॉपिंग द कूप तो उसने रोक दिया। बोरिस येल्त्सिन ने बोला कि भाई वी नीड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूएसएसआर सेंट्रल कंट्रोल, कि अब हमें नहीं रहना यूएसएसआर के साथ में। मोस्ट ऑफ रशियाज पीपल सपोर्टेड येल्त्सिन नॉट गोरबाचेव, कि ज्यादातर जो लोग हैं रशिया के वो येल्त्सिन के साथ थे, ना कि गोरबाचेव के साथ। तो इसी वजह से सेंट्रल पावर यानी कि जो यूएसएसआर के पास पावर थी वो कहीं ना कहीं रशिया के हाथ में चली गई और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। कल्चरल डिवाइड भी था, मैंने आपको पीछे बताया 15 कंट्रीज सबका अलग कल्चर है, लेकिन सिर्फ रशिया का ही डोमिनेशन था। तो इन लोगों ने भी सोचा कि वी वांट आवर ओन आइडेंटिटी, खुद की एक फ्रीडम चाहिए हमें। ठीक है, हमें अपनी खुद की गवर्नमेंट चाहिए। तो इनके अंदर भी यार वो फीलिंग कहीं ना कहीं तो आने लगेगी ना। फिर है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। अगर कोई चीज एंड होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए जब यूएसएसआर अपना पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्या देखने को मिलता है अपने को। तो वी कैन सी व्हाट हैपेंड व्हेन द यूएसएसआर कोलैप्स्ड।
तो द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 वाज लाइक अ ग्लोबल अर्थक्वेक, ऐसा मानो जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया हो, सब कुछ एकदम हिल गया हो। द सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप ऑल्सो एंडेड अराउंड द सेम टाइम, जो सोशलिज्म थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी खत्म हो गया। और ये ब्रेकअप की वजह से क्या हुआ कि बहुत बड़े और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देखने को मिले, जो आज भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कि यूएसएसआर खत्म हुआ तो भाई ये कोई छोटी चीज तो थी नहीं जो खत्म हो गई। इतना बड़ा ग्रुप जब खत्म होता है तो एक अर्थक्वेक जैसा आ जाता है। तो सबसे पहले तो कोल्ड वॉर ही खत्म हो गई, क्योंकि कोल्ड वॉर क्या थी, दो सुपर पावर्स के बीच की लड़ाई थी, अमेरिका और यूएसएसआर। सो व्हेन द यूएसएसआर कोलैप्स्ड, द लॉन्ग फाइट बिटवीन अमेरिका एंड यूएसएसआर, या फिर कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म केम टू एन एंड, ये चीज खत्म हो गई। तो आइडियोलॉजिकल जो बैटल थी कि सोशलिज्म बढ़िया है या कैपिटलिज्म बढ़िया है, वो अब ओवर हो गई, क्योंकि भाई सोशलिज्म तो गया। सो कैपिटलिज्म बिकम द डोमिनेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जो है अब कैपिटलिज्म ही आ गया। ठीक है, और क्या हुआ, मिलिट्री कंपटीशन भी एंड हो गया, क्योंकि मिलिट्री कंपटीशन किसके बीच था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। सो अर्लियर देयर वाज हैवी मिलिट्री कंपटीशन बिटवीन द यूएसएसआर एंड द यूएसए, पहले के समय में बहुत ज्यादा कंपटीशन था इन दोनों के बीच में, और कौन ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा और कौन ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ जोड़ के अपने अलायंसेस स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन एक बारी जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन अपने आप खत्म हो गए, और अब दुनिया एक पीसफुल फेज चाहती थी, जहां इतनी लड़ाई झगड़ा जो पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर का फिर कोल्ड वॉर का, अब एक ऐसा एक फेज आया जहां पे लोगों को पीस चाहिए थी। यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद क्या हुआ, आर्म्स की रेस जो है वो रुक गई, कंट्रीज स्लो डाउन द बिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी, कोल्ड वॉर एंड हो चुका था, तो लोग अब क्यों बनाएंगे इतने वेपन्स। न्यू पीस टॉक बिगिंस, अब कंट्रीज आपस में बातचीत करने लगी कि इट्स टाइम टू लिव इन पीस नॉट प्रिपेयर फॉर वॉर, अब कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सभी कंट्रीज आपस में बात करने लगी पीस की। मिलिट्री ब्लॉक्स बिकेम वीक, जो ये नेटो करके एक मिलिट्री ब्लॉक था जो अमेरिका ने बनाया था, और एक वॉर्सो पैक्ट करके जो मैंने आपको बताया था, ये अब खत्म होने लगे धीरे 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 धीरे, ये मिलिट्री ब्लॉक्स भी एंड हो गए। ठीक है, चेंज इन वर्ल्ड पावर डायनेमिक्स, देखो दुनिया भर में सबसे बड़ा एक गेम चेंज जो हुआ वो ये था कि पहले दुनिया में दो सुपर पावर थी जिसको कहा जाता था बायपोलैरिटी, लेकिन अब अगर यूएसएसआर खत्म हो गया तो दुनिया हो गई यूनिपोलर। ठीक है, सो आफ्टर द यूएसएसआर कोलैप्स्ड ओनली द यूएसए रिमेन्ड अ सुपर पावर एंड द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर। ठीक है, इट मींस द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब आपको चैप्टर का टाइटल भी समझ में आ गया होगा कि इसको इसका नाम ये क्यों दिया गया था। ठीक है, फिर आता है कैपिटलिज्म वॉन, अब यहाँ पे कैपिटलिज्म की जीत होती है, जब यूएसएसआर चला जाता है तो कैपिटलिज्म बिकेम द मेन इकोनॉमिक सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में अब यही एक सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और बड़े बड़े इकोनॉमिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये बहुत पावरफुल हो गई। ठीक है, और यही ऑर्गेनाइजेशंस ने छोटे कंट्रीज को लोन देना शुरू किया, छोटे कंट्रीज को एडवाइस करा कि भाई तुम भी कैपिटलिज्म की तरफ आओ, तुम भी ये नया वाला इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अपनाओ। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल था, इन लोगों ने, जो वर्ल्ड बैंक है ये पूरी दुनिया के लेवल का एक बैंक है, आईएमएफ है एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का, जो छोटे देशों को लोन वगैरह देता है, उनकी मदद करता है, उनकी इकोनॉमी को देखता है। ठीक है, पॉलिटिकल चेंज आया कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी जो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में थी, जैसे फ्री इलेक्शन, फ्री स्पीच, अब ये सभी देशों में आने लगी। वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये भी सभी देशों में आने लगे जो पहले नहीं थे यूएसएसआर वगैरह में। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा चेंज था कि यूएसएसआर एंड तो हो गया, लेकिन उसके साथ जो चेंज आया था वो बहुत अच्छा था, आप ये मान के चलो। ठीक है, ये चीज आनी चाहिए थी। राइज ऑफ न्यू कंट्रीज, अब मैंने आपको बताया था यूएसएसआर 15 कंट्रीज से मिलकर बना था। So after the USSR broke apart, 15 new countries were born, like Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Estonia and more. 15 ऐसी नई छोटी छोटी कंट्रीज बन गई। ठीक है, और इन सभी ने अपने कल्चर को सेलिब्रेट किया, जो इनकी आइडेंटिटी है उसको इन लोगों ने सेलिब्रेट किया कि फाइनली अब हम पे किसी का कंट्रोल नहीं है। डिफरेंट एस्पिरेशंस, लेकिन अभी भी कुछ जगह थी, जैसे कि बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट क्या होता है भाई, मैप से समझो, ये अपने सामने एक मैप है, इफ यू कैन सी, यहाँ पे जो ये वाला एरिया इसको कहते हैं बाल्टिक सी। तो इसके आसपास एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज हैं, इनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि ये बाल्टिक रीजन है, क्योंकि यहाँ बाल्टिक सी है। ओके, इस नाम से इसको बाल्टिक कहा जाता है, याद रखना, रटना नहीं है सिर्फ। तो ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये चाहती थी यूरोपियन यूनियन की तरफ जाना और नेटो की तरफ जाना, ठीक है, अमेरिका की साइड जाना, लेकिन जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये चाहते थे रशिया के क्लोज रहना। ठीक है, लेकिन चाइना वाइना के भी ये थोड़ा बहुत क्लोज जाना चाहते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है शॉक थेरेपी।
अब क्या होना है यहाँ पे, कम्युनिज्म खत्म, अब हर देश धीरे धीरे कैपिटलिज्म अपनाएगा। लेकिन हुआ क्या, एकदम से रातों रात सब कुछ होना मतलब ऐसा स्टार्ट हो गया कि मतलब सभी ने बोला कि चलो भाई अब हम एकदम से वो सोशलिज्म एंड करके और कैपिटलिज्म की तरफ चलते हैं। तो लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया, इतनी जल्दी भी नहीं होना था, ग्रेजुअली करते, धीरे धीरे करते। हुआ क्या, व्हाट इज शॉक थेरेपी? तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन आफ्टर द यूएसएसआर कोलैप्स, ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन था, सोशलिज्म छोड़ के कैपिटलिज्म की तरफ आना इज शॉक थेरेपी। तो आफ्टर द यूएसएसआर कोलैप्स्ड इन 1991, द फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज हैड टू मेक बिग शिफ्ट, इनको अब चेंज करना था अपने आप को फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। अब ये कंट्रीज को सोशलिज्म छोड़कर कैपिटलिज्म में आना था। पहले क्या था, द गवर्नमेंट कंट्रोल एवरीथिंग, सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में थे, जिसको हम सोशलिस्ट सिस्टम कहते थे। नाउ दे हैड टू मूव टू कैपिटलिज्म, यानी कि जहां पर सारा का सारा ओनरशिप प्राइवेट होगा और फ्री मार्केट्स होंगी, ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड होगा। ये थी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी यानी कि ये बहुत फास्ट चीज है, बहुत सडन चीज है, इकोनॉमिक चेंज है। इसमें ये कहा जाता है कि रिमूव द ओल्ड सिस्टम एट ऑल वंस, एक बारी में सब चीजें हटा दो और कैपिटलिज्म को क्विकली ले आओ, सब चीजें प्राइवेट कर दो रातों रात, सब कुछ गवर्नमेंट से छीन लो। और ये आइडिया किसने दिया था, ये आइडिया दिया था वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि ये छोटे कंट्रीज को सजेस्ट कर रहे थे कि कैपिटलिज्म अपना लो। तो इन्होंने कंट्रीज को बोला कि गेट रीड ऑफ द ओल्ड सोशलिस्ट पॉलिसीज, यानी कि पुरानी पॉलिसीज छोड़ो और फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, ये चीजें अपना लो। ओके, सो हाउ डिड शॉक थेरेपी वर्क? अब ये शॉक थेरेपी से क्या हुआ, क्या क्या इसका असर हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है कंप्लीट शिफ्ट टू कैपिटलिज्म। शॉक थेरेपी कहती है कि प्राइवेट ओनरशिप ही होना चाहिए हर जगह। जो प्लान है वो ये था कि गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी प्राइवेट हाथों में दे दो, अब कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा फैक्ट्रीज के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। दूसरा है कॉर्पोरेट ओनरशिप, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे ऑयल की इंडस्ट्री है, गैस की इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी आप बेच दो प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट कंपनीज को। ऐसे में क्या होगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो जल्दी से जल्दी पावरफुल बन जाएंगे, पैसा लगा के सब खरीद लेंगे और उनके हाथ में पावर आ जाएगी। फिर आता है एग्रीकल्चर आफ्टर द यूएसएसआर। पहले क्या होता था कि एक कलेक्टिव फार्म्स होते थे, यानी कि बड़े बड़े फार्म्स होते थे जो गवर्नमेंट के अंडर में थे और जो भी प्रोडक्शन होता था गवर्नमेंट के पास जाता था। लेकिन शॉक थेरेपी के बाद लोगों ने अपने प्राइवेट फार्म्स खरीदने शुरू कर दिए और ये आइडिया कहता है कि नाउ एवरीवन ओन देयर ओन लैंड एंड फार्म, हर किसी की अब अपनी खुद की जमीन है, खुद का फार्म है। फार्मर्स अब और ज्यादा इंडिपेंडेंट ओनर्स बन गए थे, अपने फार्म्स पे वो खुद काम कर रहे थे। ठीक है, और क्या था, ग्लोबल फ्री ट्रेड। पहले क्या था कि यूएसएसआर मोस्टली चीजें खुद बनाता था और अपने ईस्टर्न ब्लॉक वाले कंट्रीज के साथ ही बस ट्रेड करता था। लेकिन कोलैप्स के बाद में ट्रेड खुल गया, अब वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ भी जो रशिया जाने लगा, यूएसए, यूके, जर्मनी वगैरह के साथ। फिर आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है भाई, कि ग्लोबल कंपनीज वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन दीज न्यू कंट्रीज। ये जो यूएसएसआर से अलग नई 15 कंट्रीज थी, इनमें अब बाहर के देश जो है वो इन्वेस्ट कर सकते थे अपना पैसा अगर करना चाहे, पहले नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या है, फॉरेन मनी आई और टेक्नोलॉजी आई, बाहर की जॉब्स क्रिएट हुई पहली बारी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ तो अच्छा भी था। लेकिन फिर क्या है, करेंसी फ्रीडम एंड डीरेगुलेशन। हुआ क्या, पीपल वर नाउ अलाउड टू एक्सचेंज रूबल्स फॉर डॉलर्स और टू अदर कंट्रीज। अब लोग अपने रूबल्स वगैरह देकर दूसरी जो है करेंसी वगैरह ले सकते थे। तो इससे एक फ्रीडम मिली कि आप ट्रेड करो भाई, अपनी करेंसी दो, इन्वेस्ट करो, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। फिर क्या हुआ है, द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड कंट्रोल ओवर प्राइजेस, बिजनेसेस एंड द मार्केट। पहले क्या है, सारी चीजें रेगुलेटेड थी, गवर्नमेंट प्राइस वगैरह को रेगुलेट करती थी। अब गवर्नमेंट का रोल खत्म हो गया। अब जो ये सप्लाई और डिमांड है वो जो है बिजनेस, जो जितनी भी एक्टिविटी है वो प्रॉफिट को देख के होगी। अब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, वो देख लेंगे। तो पूरा जो मेन आइडिया था इसके पीछे का वो यही कहता है कि ओपन मार्केट प्लस फ्री ट्रेड प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मार्केट को ओपन कर दो, ट्रेड एकदम फ्री होना चाहिए, किसी के साथ भी ट्रेड करना है आप ट्रेड करो, कोई रोक टोक आपकी नहीं होनी चाहिए। और ये तीन चीजें ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाती हैं और मॉडर्नाइज करती हैं। अगर ये तीन चीजें होंगी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर आता है ब्रेकअप ऑफ ओल्ड ट्रेड अलायंसेस आफ्टर द यूएसएसआर कोलैप्स। जब यूएसएसआर खत्म हो गया, जो पहले के उनके ट्रेड रिलेशनशिप्स थे बाकी कंट्रीज के साथ यूएसएसआर के, वो खत्म हो गए।
एंड द प्लान्ड ट्रेड नेटवर्क बिटवीन सोवियत रिपब्लिक्स एंड अलाइज ब्रोक डाउन। जो ये 15 कंट्रीज आपस में ट्रेड करते थे, या इसके ब्लॉक वाले जो वार्सो पैक्ट वाले जो कंट्रीज आपस में यूएसएसआर के साथ ट्रेड करते थे, वो खत्म हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि यूएसएसआर खत्म तो सारे अलायंसेस भी खत्म। अब क्या होता है, ज्यादातर कंट्रीज जो है वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, ठीक है, वेस्ट यानी कि अपना अमेरिका, ज्यादातर लोग अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं। ईच न्यू कंट्री हैड टू नाउ ज्वाइन द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, जो यूएसए है, उसकी तरफ अब नई कंट्रीज जाना चाहती हैं। कंट्रीज दैट वर वंस टाइड टू द यूएसएसआर स्टार्टेड ट्रेडिंग डायरेक्टली विद द यूएसए एंड यूरोप। एक समय पे जो कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी, अब वो पूरी तरीके से जो है यूएसए की तरफ जाने लगी। अब हुआ क्या कि भाई जो ये अब की जो शॉक थेरेपी थी ना, ये उल्टी पड़ गई थोड़ी सी। कैसे? इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, ग्रोथ तो हुई नहीं, कोलैप्स हो गया। एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि लोगों को मदद मिलेगी, बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगा। रियलिटी में क्या हुआ कि द अपोजिट हैपेंड, इसका उल्टा हुआ। इकोनॉमी एकदम कोलैप्स हो गई, सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, जॉब सारी चली गई, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, आप सोच भी नहीं सकते। हुआ क्या, रशिया के अंदर तो इतना मास प्राइवेटाइजेशन हुआ, सारी की सारी जो चीजें थी वो गवर्नमेंट के हाथ से निकलकर 90% जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट कंपनियों ने खरीद ली, तो वो अपने हिसाब से सब करने लगे। चीप सेल यानी कि सस्ते में लोगों ने बेच दी। जो ऑयल गैस और स्टील की इंडस्ट्रीज हैं, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो लोगों ने बहुत कम पैसों पे बेच दी। यानी कि एक गराज सेल कहा जाता है इसको, कि इतने सस्ते में निकाल दिया यार, इकोनॉमी एकदम से डाउन चली जाएगी, लोगों ने बस मौका मिल गया और लोगों ने सस्ते सस्ते में सब बेच दिया। फिर है वाउचर सिस्टम। एक सिस्टम होता था कि पीपल वर गिवन वाउचर्स टू ओन शेयर्स इन कंपनीज, यानी कि लोगों को एक वाउचर दिए जाते थे कि आप ये वाउचर लो और आपका कंपनी में शेयर होगा। सो लोगों ने क्या करा, लोग गरीब थे, उनको वाउचर का मतलब पता नहीं था, उनको कैश चाहिए था। उन्होंने क्या करा, वो वाउचर ब्लैक मार्केट्स वाले माफिया लोगों को बेच दिए अपने अपने, ठीक है, कि जाओ भाई हमें इतना पैसा दे दो। फिर उन्होंने क्या करा, उन वाउचर से वो अमीर बन गए। शॉक थेरेपी का रिजल्ट यही हुआ रशिया में, इंडस्ट्रियल कोलैप्स हो गया, सारी की सारी जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई, इंडस्ट्रियल सिस्टम खत्म हो गया। जो कैश है, सॉरी जो करेंसी है वो क्रैश हो गई। जो रूबल नाम से जो करेंसी है रशिया की, रशियन करेंसी, वो एकदम ड्रॉप हो गई बहुत गंदी तरीके से। महंगाई इतनी ज्यादा कि लोगों की जितनी सेविंग्स थी सारी खत्म हो गई, ठीक है। आप ये मान के चलो कि ये सारी चीजें हुई। फूड क्राइसिस, भाई खाने के लाले पड़ गए। कलेक्टिव फार्म्स तो अब गए, अब सबके प्राइवेट फार्म्स थे खुद के, अब फूड की शॉर्टेज हो गई। पहली टाइम रशिया ने खाने की चीजें भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। सोच के देखो, इतनी प्रॉब्लम आ गई कि खाने के लिए भी किसी और से मंगवाना पड़ रहा है। सोशल इंपैक्ट भी पड़ा। पहले क्या था, सोशल वेलफेयर की स्कीम चलती रहती थी ना, गवर्नमेंट सबको फ्री एजुकेशन, फ्री जॉब्स और आपकी फ्री हेल्थ केयर वगैरह देती थी। ओल्ड सिस्टम बहुत अच्छा था। लेकिन अब लोग क्या है, गरीब थे बहुत ज्यादा। अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहा था शॉक थेरेपी में। और क्या है, माफिया और क्राइम का राइज हुआ, क्राइम एंड द ब्लैक मार्केट, ठीक है। जो लोगों ने वाउचर खरीद लिए थे, जो गरीबों को जो है सस्ते सस्ते में पागल बना के, अब उनसे वो लोग अमीर हो गए। माफिया ग्रुप्स स्टार्टेड कंट्रोलिंग पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। अब जो लोग बहुत पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे, माफियाज थे, उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया सब कुछ। अ फ्यू पीपल बिकेम वेरी रिच वाइल मोस्ट बिकेम वेरी पुअर, यानी कि मोस्टली लोग जो थे वो गरीब हो गए। पहले क्या था, सब इक्वल थे, ठीक है। अब क्या है, अमीर लोग बहुत अमीर हो गए, गरीब लोग और ज्यादा पुअर हो गए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वीक था, डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेरी क्विकली। इतनी जल्दी रशिया में डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं था। स्ट्रांग प्रेसिडेंट, वीक पार्लियामेंट। हुआ क्या, जो रशिया जैसी एक स्ट्रांग कंट्री है, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, एंड द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वो बहुत वीक है। तो ये चीजें जो है ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है, कि जहां आपका प्रेसिडेंट पावरफुल है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है, तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। ओके, ये चीज अच्छी होनी चाहिए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इन प्लेसेस लाइक उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, प्रेसिडेंट्स इंक्रीज देयर पावर्स। यहाँ तो भाई डेमोक्रेसी आई नहीं, यहाँ लोगों ने अपनी पावर खुद ही बढ़ा दी। सम इवन स्टार्टेड रूलिंग फॉर लाइफ, टर्निंग इनटू अथॉरिटेरियन लीडर्स। कुछ ने तो बोल दिया मैं ही लाइफ टाइम रहूंगा, जैसे उसका नाम सुना है, व्लादिमीर पुतिन। वो कहता है मैं ही रहूंगा बस जब तक मैं जिंदा हूँ। जुडिशरी बहुत वीक थी भाई, ये मतलब जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो कोर्ट और जो जस्टिस सिस्टम था वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि पॉलिटिकल और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कुछ इतना खास हुआ नहीं। अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस वीक जुडिशरी।
तो अथॉरिटेरियनिज्म आया, उज्बेकिस्तान हो चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, वहाँ के प्रेसिडेंट्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया, बोला कि हम ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो रियल डेमोक्रेसी तो आ ही नहीं पाई, और यही था, जुडिशरी वीक हो गई। फिर क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा थे इन कंट्रीज में, ये याद रखना। अराउंड द ईयर 2000, जब सन 2000 का टाइम आया, तो सम इकोनॉमिक रिकवरी बिगेन, थोड़ी इकोनॉमिक रिकवरी होने लगी, जैसे रशिया के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर और तुर्कमेनिस्तान के अंदर। इनके पास ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, तो इन कंट्रीज ने इसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, अपना पैसा बनाना शुरू किया, तो एक रिवाइवल हुआ। फिर है ऑयल पाइपलाइंस इक्वल टू प्रॉफिट। कुछ कंट्रीज हैं दैट अलाउड ऑयल पाइपलाइंस टू पास थ्रू देयर लैंड, बिगेन अर्निंग मनी फ्रॉम रेंट एंड ट्रांजिट फीस। यानी कि अगर कोई ये कंट्री है, एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है, इसको इस वाली कंट्री को ऑयल भेजना है, तो यहाँ से होते हुए ऑयल जाएगा, तो इन कंट्रीज ने अब रेंट लेना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ से ऑयल भेज देना पर हमें रेंट दो, तो कमाई होने लगी। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आफ्टर सोवियत डिसइंटीग्रेशन, जब यूएसएसआर खत्म हो गया, अभी भी टेंशंस खत्म नहीं हुई, टेंशंस अभी भी थी। क्या टेंशन थी, जो ये नई कंट्रीज बनी थी इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। यूएसएसआर के खत्म होते ही 1991 में बहुत सारी कंट्रीज बनी थी, तो मेन इशू यहाँ पे क्या था, हर कंट्री चाहती थी अपनी खुद की आइडेंटिटी हो, खुद की एक इंडिपेंडेंस चाहती थी। हुआ क्या, क्लैशिंग एस्पिरेशंस, ये जो नए नेशंस हैं इनके खुद के अपने गोल्स थे, समटाइम्स खुद के इनके इंटरेस्ट थे। सम हैड एथनिक ग्रुप्स और रीजन्स दैट डिडंट एग्री ऑन हु शुड रूल। एक ही देश में दो एथनिक ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं रूल करूंगा, मैं रूल करूंगा। ग्लोबल पावर्स गॉट इन्वॉल्व। हुआ क्या, बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया एंड चाइना wanted to increase their influence in these new regions। ये जो नए रीजन्स बने थे अलग होकर यूएसएसआर से, ये तीनों कंट्रीज की नजर थी कि इनको अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे कुछ एरियाज हैं, चेचन्या एंड दागिस्तान। हुआ क्या, रशिया की खुद की कुछ प्रॉब्लम्स थी कि भाई चेचन्या और दागिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। यहाँ पे क्या था, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स थे, यानी कि अलग होना चाहते थे ये लोग। चेचन्या और दागिस्तान जो थे वो रशिया के अंदर का ही एक एरिया था। अब ये चेचन्या और दागिस्तान वाले ये कहते हैं कि हमें अलग होना है, दे वांटेड टू सेपरेट एंड बिकम इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। चेचन्या एंड दागिस्तान ये कह रहे हैं हमें अलग होना है, हमें रहना ही नहीं है भाई रशिया के साथ में। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो भी ये करना चाहते थे भाई, जो टेररिज्म वगैरह या फिर वॉयलेंस जो करना चाह रहे थे ये लोग कर रहे थे। वॉयलेंस एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, तो रशियन गवर्नमेंट जो मॉस्को से कंट्रोल होती थी उसने मिलिट्री फोर्स को यूज़ किया इन चेचन्या वाले रेबल्स को रोकने के लिए। इससे वॉर हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ, सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई। रिजल्ट यही हुआ, इतनी वायलेंस के बाद भी द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस डिडंट फुली गो अवे, ये अभी भी डिमांड पूरी नहीं गई, और ये अनस्टेबिलिटी काफ़ी सालों तक चलती रही। इतनी जल्दी ये मैटर शांत नहीं होते बेटा, ये चलता ही रहता है, ठीक है, कोई ना कोई पंगा रहता ही रहता है। सेंट्रल एशिया मैसी सिचुएशन। हुआ क्या, अब तजाकिस्तान के अंदर तो अपनी ही वॉर चल रही है, 10 सालों तक वहां पर सिविल वॉर चल रही है। ये कंट्री जो है, द कंट्री वॉज डिवाइडेड बाय सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट लाइक फाइट्स बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है, तजाकिस्तान में बहुत सारे एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स होंगे, ये बंदे आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। देखो ये आपका मिडल ईस्ट है, ये आपका सेंट्रल एशिया है, ठीक है, तजाकिस्तान वगैरह, ये देखो, तो यहाँ पे ये पंगा चल रहा था सारा। पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। हुआ क्या, कुछ कंट्रीज हैं यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया, यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। ये चाहते थे कि और डेमोक्रेसी आए और अच्छे से इलेक्शंस हों, डेमोक्रेसी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वाटर को लेके भी वॉर हो रही थी सेंट्रल एशिया में, कुछ कंट्रीज हैं, एवरीवन वांटेड कंट्रोल ओवर वाटर, सबको चाहिए कि पानी हमारे पास ज़्यादा हो, पानी हमारे पास ज़्यादा हो, क्योंकि फार्मिंग में पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी चाहिए। हुआ क्या, इनस्टेबिलिटी रही, सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट जो थे ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोगों की लाइफ को मुश्किल कर रहे थे। इतना वायलेंस हो रहा है, इतना वायलेंस हो रहा है, ये आज भी चलता ही रहता है। ईस्टर्न यूरोप की बात करें, वहां पर क्या चल रहा था, तो वहां पे चेकोस्लोवाकिया नाम से एक देश था, ये पीसफुली स्प्लिट हो गया। यहाँ पे भी चाहते तो ये लोग पंगा कर सकते थे ना, लेकिन नहीं। 1993 में चेकोस्लोवाकिया पीसफुली दो कंट्रीज में जो है डिवाइड हो गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया रिपब्लिक, ठीक है, ये दो रिपब्लिक्स बने, कोई वॉर नहीं हुई, कोई वायलेंस नहीं हुआ, एक म्यूचुअल डिसीजन के साथ चेकोस्लोवाकिया डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। यूगोस्लाविया 1991 के बाद यूगोस्लाविया अलग से एक देश बना,
क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना ऑल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। ये सभी कंट्रीज धीरे 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 अलग हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखो चेकोस्लोवाकिया तो बहुत ज्यादा इजीली हो गया था, लेकिन यूगोस्लाविया में बहुत वॉर हुई, बहुत वायलेंस हुई, बहुत एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो हर जगह इजीली नहीं होता सब कुछ, ठीक है। देखो ये है आपका चेक रिपब्लिक, ओके, और ये आपका स्लोवाकिया रिपब्लिक। तो ये दो कंट्रीज बन गई अब अलग अलग से, अगर आप देख पाओ ईस्टर्न यूरोप है ये आपका, ओके। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है। हम दोनों की जो दोस्ती है वो हमको पढ़नी है, तो आइए देखते हैं। तो चाहे इंदिरा गांधी का टाइम हो, ठीक है, चाहे नरेंद्र मोदी जी का टाइम हो, रशिया हमारा दोस्त बहुत पहले से रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है कि रशिया के साथ हमारे क्लोज रिलेशंस रहे हैं। वाई आर इंडिया एंड रशिया सच स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स? क्यों? क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। इंडिया एंड रशिया हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर डिकेड्स, और दोनों को एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है। कॉपरेशन बहुत अच्छा है दोनों कंट्रीज के बीच का, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं जहां भी जरूरत पड़ती है। और अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये राज कपूर जी हैं, ये अमिताभ बच्चन जी हैं, तो कल्चरल कनेक्शन है भाई। इंडियन फिल्म्स को, जैसे राज कपूर जी की फिल्में हैं, अमिताभ बच्चन जी की फिल्में हैं, उनको वो बहुत वहां पे वो पॉपुलर है रशिया के अंदर, ये सेलिब्रिटीज और लोग जो है रशिया के, वो बहुत प्यार करते हैं हिंदी मूवीज को और हिंदी सॉन्ग्स को, ठीक है। तो ये जो हमारे लेजेंडरी एक्टर्स रहे हैं, ठीक है, श्री राज कपूर जी, अमिताभ बच्चन जी, इनकी मूवीज को आज भी लोग प्यार देते हैं बहुत अच्छे से वहां पे। और अगर मैं आपको बताऊं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है भाई 2001 से लेकर, इनके कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं इंडिया रशिया के, ठीक है। ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ये दोनों, साइन करते रहते हैं बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे, 80+ एग्रीमेंट्स पे साइन किए हैं। ट्रेड के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया हमारी मदद करता है। रशिया हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इन्वेस्ट करता है, रशिया हमें वेपन्स वगैरह सप्लाई करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और दोनों का विजन है मल्टीपोलर दुनिया का। मल्टीपोलर दुनिया होती है जहां पे अलग अलग कंट्रीज जो है वो सुपर पावर बने, ना कि सिर्फ एक कंट्री अमेरिका। तो इंडिया और रशिया दोनों चाहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज पावर वाली हों, वो नहीं चाहते कि सिर्फ यूएसए के पास ही सारी पावर रहे, वही सबको डोमिनेट करे, है ना। मल्टीपोलर विजन है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि भाई अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो सारी कंट्रीज आ जाओ साथ में, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाओ, आसपास के जो देश हैं वो अपने आप को एक मतलब अच्छी फ्रेंडशिप रखो, और जो अपनी प्रॉब्लम है छोटे लेवल पे तो छोटे लेवल पे सॉल्व करो, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मत बनने दो, बड़ी पावर्स को इंटरफेयर मत करने दो आपके पर्सनल मैटर में, ठीक है। ऐसा इन दोनों ने सोचा। वाई रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? तो रशिया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? आपसे एक चीज और बोलूंगा कि वीडियो अब खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, आप फीडबैक जरूर लिखना, ठीक है। पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि आपका जो फीडबैक होगा वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा हमारे लिए। जो भी आपको लिखना है आप लिखना जरूर। एक तो देखो डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, रशिया इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर है मिलिट्री इक्विपमेंट्स का। जो भी हमारा मिलिट्री का सामान आता है हम बहुत ज्यादा रशिया से लेते हैं। मोस्ट ऑफ इंडियाज वेपन्स, जो हमारे प्लेन है, टैंक वगैरह हैं, वो रशिया से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा बहुत प्लस पॉइंट है। एनर्जी कोऑपरेशन है, जो ऑयल है और गैस है वो इंपोर्ट करते हैं हम। इंडिया जो है वो बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है रशिया से और सेंट्रल एशिया से। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो रशिया लगातार हेल्प करता है इंडिया को अच्छी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स वगैरह लगाने में, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज बताता है। और जैसे कि है साइरोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये किसी को नहीं बताता था वो, तो वो इसको इंडिया को बताता है। स्पेस में इनका कोलैबोरेशन है भाई, कि रशिया हैज हेल्प इंडिया डेवलप्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो हम चांद पे जा रहे हैं, जो हम अलग अलग वो जो हमारे जो भी प्लान्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए बहुत वैल्यूएबल सपोर्ट इंडिया को वो देता है। स्पेस मिशंस को लेकर जो रशिया है वो हमेशा से इंडिया का अच्छा दोस्त रहा है। इसके अलावा चाइना की बात करें तो इंडिया के रिलेशनशिप तो भाई रशिया के साथ तो अच्छे हैं, और रशिया मदद करता है रशिया हेल्प्स इंडिया मेंटेन अ बैलेंस विद चाइना। दिस फ्रेंडशिप गिव्स इंडिया स्ट्रेटेजिक सपोर्ट इन रीजनल पॉलिटिक्स, कि वो इस तरीके से हेल्प करता है कि एक बैलेंस बना रहे चाइना के साथ भी, ठीक है, इंडिया का। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, इंडिया और रशिया सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं टेररिज्म से रिलेटेड भी। अगर कोई आतंकवादी अटैक वगैरह होने वाला है तो रशिया अवेयर कर देगा इंडिया को। तो बहुत अच्छा है भाई रिलेशन इनका। इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे हमारा होता है एंड। और आप फीडबैक लिख देना। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।